हेलो दोस्तों, आज हम शुरू नहीं कर रहे। आज हमारा नेक्स्ट पोर्शन है। जो हमने कहाँ तक कर लिया था कि प्रेसिडेंट तक कर लिया था। अब उससे आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे पीटी 365 पॉलिटी की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बता रखा है लेजिस्लेचर, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में बताया। ठीक है, अब लेजिस्लेचर में फर्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी। अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उनके लिए बताएगा। अभी न्यूज़ में क्यों थी कि भाई क्या बता रखे हैं, जो पार्लियामेंट की रिसेंट सेशन है उसमें क्या बता रखे हैं कि बहुत सारे बिल है वो बिना स्क्रूटनी के ही पास कर दी गई। आपको पता है जो स्क्रूटनी है वो पार्लियामेंट्री कमेटी करती है, उनके बारे में चेक करती है कि भाई अच्छे से डीपली चेक करती है उनको। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी करती है ये काम। ठीक है, तो ये बिना स्क्रूटनी के पास कर दी गई, इसके बारे में है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बता रखे। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है दो टाइप की होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट कमेटी होती है, एडहॉक होती है वो टेम्परेरी नेचर की होती है। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो 1 साल के लिए हर साल बनाई जाती है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे काम करती है। और ये एडहॉक कमेटी क्या होती है कि पर्टिकुलर जब किसी काम की ज़रूरत पड़ती है ना इनकी, तो एक कमेटी बना लेते हैं, वरना नहीं बनाते इनको। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, इन कमेटी के बारे में मेंशन दे रखा है, बट ये सारा प्रोविज़न है ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है। ये नहीं बताया हुआ कि इसका कैसे कंपोजिशन करना है, कैसे इसका क्या टेन्योर होगा, ये सब हाउस के ऊपर छोड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों हाउस के ऊपर। आगे देखिए कि कमेटी ये क्या करती है। ये हमारी क्या करती है, डिटेल स्क्रूटनी करती है और अपहोल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करती है। गवर्नमेंट की जो जवाबदेही है उसको बरकरार रखती है और क्या होती है उसको डिटेल स्क्रूटनी करती है, उसको चेक करती है अच्छे से। ठीक है, नॉन पार्टीशन मैनर में काम करती है, मतलब कोई भेदभाव नहीं करती है, बिना भेदभाव के अपने बिना इन्फ्लुएंस हुए किसी भी गवर्नमेंट से अपना काम करती है। ठीक है, एड ऑफ अपोजिशन है वो इसमें बहुत रोल प्ले करता है अपना कंट्रोल के लिए, क्योंकि आपको पता है एक 3 कमेटी होती है जो स्टार्टिंग की, जो फाइनेंस वाली कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और जो तीसरी अंडरटेकिंग और पब्लिक अंडरटेकिंग वाली कमेटी। जो फर्स्ट वाली कमेटी है उसमें अपोजिशन लीडर है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें अपोजिशन का लीडर है, वो हमारा हेड होता है उसमें। ठीक है, तो वो चेयरमैन होता है उसका, तो वही वो सारे गवर्नमेंट के सारे कामों पे ध्यान देते हैं। इसलिए क्या है ये उनको अच्छे से स्क्रूट नहीं कर पाते हैं। तो अभी अब अपोजिशन है ही नहीं तो चेक कैसे करेंगे, तो कमेटी कैसे बनेगी। अब आगे देखिए कि इंगे ये बता रखी है कि सारी रिलेवेंट जो भी है फाइनेंशियल जो भी वर्क है उन सबको चेक करती है वो, उसमें सब में एंगेज करती हुई कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, आगे देखिए एथिक्स कमेटी बता रखी है। एथिक्स होता है जो हमारे मोरल बिहेवियर के कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, जो कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करती है लोकसभा एमपीज़ के क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए उन्हें एज ए एमपी। ठीक है, ये कमेटी क्या है, राज्यसभा में कंस्टिट्यूट की गई थी 97 में और 2000 में लोकसभा में हुई थी। एथिक्स कमेटी में बता रखे हैं लोकसभा में 15 मेंबर ज़्यादा नहीं होने चाहिए और राज्यसभा में 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और जो मिसकंडक्ट अगर कोई करता है तो उसको एग्जामिन करती है और उसके लिए रिकमेंडेशन भी देती है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये फोर्स में आया था राज्यसभा में 2005 में। अब आगे देखिए इसमें बता रखा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब उसका होता है क्या क्या वो प्रिविलेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो राफेल फाइटर डील थी, राफेल फाइटर जेट थे उनकी जो डील थी उसके लिए इशू था। उन्होंने ये कहा था कि जो इन्होंने क्या है, जो नेता है प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने प्रिविलेज मोशन का ब्रीच किया, मतलब उसका गलत फ़ायदा उठाया प्रिविलेज मोशन का। तो ऐसा करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन छुपाई है। तो अभी देखते हैं क्या आगे मैटर है। पहले तो प्रिविलेज देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ प्रिविलेज बता रखे हैं कि प्रिविलेज 2 टाइप के होते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज होता है, एक इंडिविजुअल। कलेक्टिव मतलब सबका जो सबको इकट्ठा मिलने वाला प्रिविलेज, एक होता है अकेले अकेले को मिलने वाला प्रिविलेज। अब कलेक्टिव प्रिविलेज में देखिए, कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या होता है कि ये जो कलेक्टिव इकट्ठे मिलके जो एक प्रिविलेज ले सकते हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, वो कलेक्टिव प्रिविलेज होता है। उसमें देखिए क्या होते हैं, ये स्ट्रेंजर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। जब मीटिंग चल रही हो कोई भी, तो स्ट्रेंजर को लेजिस्लेचर में आने के लिए नहीं रोक सकते हैं, वो किसी को नहीं आने देंगे, सीक्रेट सिटिंग कर सकते हैं लेजिस्लेचर की। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रेस में फ्रीडम, प्रेस को वैसे ही फ्रीडम है पब्लिश करने के लिए ट्रू रिपोर्ट पार्लियामेंट की, बट अगर वो सीक्रेट सिटिंग है तो उसको पब्लिश नहीं करेंगे। उसके बाद बता रखी है कि सिर्फ पार्लियामेंट इसमें रूल बना सकती है इसके रेगुलेशन के लिए, इसकी प्रोसीडिंग के लिए जो सीक्रेट मीटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद कोर्ट के ऊपर ये बार है, कोर्ट में नहीं जा सकते इसको, इसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती, इसके हाउस की प्रोसीडिंग के ऊपर कोर्ट में कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती, स्पीच के ऊपर या वोट के ऊपर भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या बता, इंडिविजुअल में ये बता रखा है कि हाउस सेशन जो हमारा हो रहा है उससे 40 दिन बाद और 40 दिन पहले, अगर कोई भी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सेशन के
कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता, एमपी है वो, ठीक है। उसमें बता रखा है ये सिविल सिर्फ प्रोटेक्शन किस केस में अवेलेबल, सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस में नहीं है, ठीक है। और जो कोई भी स्पीच दे रहा है उसके लिए पार्लियामेंट में कोई भी स्पीच दिया है उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। और जूरी सर्विस है उसके लिए भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है, कि कोई जूरी सर्विस में नहीं होगी हाउस के सेशन में है उस टाइम पे, ठीक है, मतलब उनको कोर्ट वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बता रखा है कि 105 आर्टिकल है पार्लियामेंट का, एंड आर्टिकल 194 है स्टेट लेजिस्लेचर का। ये क्या बताता है कि कुछ प्रिविलेज देते हैं लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के ऊपर और उनके मेंबर को देते हैं, जैसे, ठीक है। क्या बताते हैं, पहले तो बताते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है, कैसे भी बोल सकते हैं हाउस में, और उसके लिए बता रखे हैं इनके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन नहीं कर सकता और कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि इनको अगर स्पीच में, प्रिंटिंग में, इनमें कोई भी कुछ भी छपता है तो उससे भी प्रोटेक्शन है कि भाई उससे बच सकते हैं, उसके लिए कोई केस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि ये बता रखा है अपना फंक्शन कर सकते हैं बिना किसी इन्फ्लुएंस के, प्रेशर के या दबाव के, ठीक है। और ये पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है, उसकी संप्रभुता है, उसको बरकरार करते हैं, ठीक है। अभी बता रखा है कोई भी लॉ नहीं है जो प्रिविलेज को कोडिफाई करे, अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया है जो कोडिफाई करता है सारे प्रिविलेज को, लेजिस्लेचर के क्या कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रिविलेज है वो 5 सोर्स पे बेस्ड होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज प्रोविजंस पे, सेकंड है पार्लियामेंट के लॉ पे, थर्ड है रूल ऑफ हाउस पे, ठीक है। फोर्थ है कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के ऊपर कि भाई जो हमारा भाई ये आगे चला आ रहा है, ये एक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे, इन 5 कन्वेंशन पे बेस है प्रिविलेज, ठीक है। अब प्रिविलेज मोशन होता है, प्रिविलेज मोशन है कौन पास करता है, मेंबर पास करते हैं। कब पास करते हैं, जब उनको ये फील होता है कि कोई मिनिस्टर है वो प्रिविलेज का ब्रीच कर रहा है, मतलब उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा मिनिस्टर ये मिलके उसको कोई अब की उसको ब्रीच कर रहा है, मतलब गलत फ़ायदा उठा रहा है, डिस्टोर्टेड और गलत इन्फॉर्मेशन देकर, ठीक है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन है वो पास किया जा सकता है। अब कमेटी ऑन प्रिविलेज के ऊपर कौन कौन सी कमेटी दी गई, एक तो स्टैंडिंग कमेटी है, हर एक हाउस में बनाई गई है, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। इसमें 15 मेंबर है लोकसभा के, 10 मेंबर राज्यसभा के हैं, ठीक है, और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा। उसका फंक्शन क्या है, इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस को कि कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, और अप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड करते हैं स्पीकर और चेयरमैन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी न्यूज़ में क्यों था, तो बहुत आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी रिसेंटली अपहेल्ड किया, ये बरकरार रखा है कि कर्नाटका असेंबली स्पीकर है, उसने डिसीजन लिया था, क्या डिसीजन लिया था, डिस्क्वालीफाई 17 रिबल लॉ मेकर को उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जो 17 थे मिनिस्टर थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। बट उनको क्या अलाउ कर दिया था कि भाई वो इन इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकते हैं बाय पोल इलेक्शन में। बाय पोल क्या होता है, किसी भी वजह से कोई मिनिस्टर मर जाता है या फिर किसी वजह से सीट वेकेंट हो जाती है तो दोबारा इलेक्शन होते हैं उस सीट पे, तो उन इलेक्शन को बाय पोल इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बाय पोल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है पार्लियामेंट से कि भाई कहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे वो कि कम करने के लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर के लिए उसकी एक्सक्लूसिव पावर को डिसाइड करने के लिए ऑन मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंडर स्पीकर की पावर को बताए कि वो कितने दिन में क्या क्या कर सकता है और उसकी क्या क्या पावर है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, सबसे पहले देखिए 10th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डिफाइन किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ 52 अमेंडमेंट एक्ट से बताया गया था। इसमें बता रखा है कि लेजिस्लेचर है, इसमें जो पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है, लेजिस्लेचर है जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर होता है या फिर चेयरमैन है, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर को एंड डिफेक्शन के बेस पे लेजिस्लेचर से, ठीक है। अगर कोई पिटिशन डालता है उसके अगेंस्ट, ठीक है, अदर हाउस के जो अदर मेंबर है उसके अगेंस्ट पिटिशन करते हैं तो। उसके बाद बता रखे है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि वो कितना पीरियड इंडिकेट नहीं कर सकता कि कितने पीरियड में वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा और कितने टाइम तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये कोई बार नहीं बताया हुआ, उसने बताया हुआ ही नहीं है, ठीक है। और लेजिस्लेचर ऐसा समझा जाएगा अगर डिफेक्टिव है तो वो
डिफेक्ट, अगर उसको डिफेक्ट किया गया तो ये समझा जाए कि भाई किस किस केस में उसको डिफेक्ट किया जा सकता है। अगर वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है किसी पार्टी की तो भी उसको डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिफेक्शन में काउंट होगा वो। अगर वो डिसओबे कर देता है डायरेक्टिव ऑफ वीप की जो डायरेक्टिव है, पार्टी में वीप होता है उसकी डायरेक्टिव वो डिसओबे कर देता है तो भी उसको डिफेक्शन के थ्रू हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता रखा है अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर सकता है और दूसरी पार्टी को अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिफेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसमें बता रखा है कि जो डिसीजन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, वो पहले तो ये था कि स्टार्टिंग में कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, बट बाद में जब कीहोतो होलोजन और जचियू एंड अदर केसेस 1992 आया तो उसमें कहा कि स्पीकर है जो वो पावर एक्सरसाइज करते हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए उसके ऑर्डर की वैलिडिटी है वो अमेंडेबल है जुडिशियल रिव्यू के लिए, कि वो एक ट्रिब्यूनल की तरह वर्क कर सकते हैं, इसलिए उसके जो ऑर्डर दिया है उसने अमेंड करने का उसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बता रहा टाइम लिमिट विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ऑन द एंटी डिफेक्शन, कितना टाइम दिया हुआ है, अपनी कोई लॉ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कितना टाइम पीरियड है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए डिसाइड करने के, डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट असेंबली स्पीकर को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्पीकर को कि डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पटिशन इन 4 वीक्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पहले टाइम ही नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि 4 वीक में डिसाइड करे स्पीकर है वो डिस्क्वालिफिकेशन को, कि करना है नहीं करना कैसे क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में 2 होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 7 स्टेट्स के अंदर है, ठीक है, वो आप देख लेना। उसमें क्या, जैसे ये उसके लिए ट्रिक है कि तो भी मजा कर, इसमें देखो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्रा, ये है कर्नाटका, ठीक है, एंड तेलंगाना, ये तमिलनाडु में नहीं है तेलंगाना में है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बता रखा है कि इसमें आगे इसके लिए क्या बोला हुआ है कि न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश करने, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बना भी सकते हैं अबोलिश कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ही कर सकती है उसको, पर करेगी उसको पार्लियामेंट, बट रिकमेंड करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, रेजोल्यूशन पास करेगी तब होगा, ठीक है, रिमूव या फिर ऐड करना है तो इसमें आर्टिकल 169 बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारा रिजोल्यूशन पास कर सकती है, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है क्रिएशन के लिए और एबोलिशन के लिए, क्रिएट करना हो या फिर एबोलिश करना लेजिस्लेटिव काउंसिल एक स्टेट के अंदर, ठीक है। इस रिजोल्यूशन के बेस पे पार्लियामेंट ही है वो एक्ट बनाती है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद रिजोल्यूशन में क्या बता रखा है, ये रिजोल्यूशन असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना चाहिए, जैसे मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली कि टोटल मेंबरशिप है उनकी मेजोरिटी और मेजोरिटी ऑफ द असेंबली प्रेजेंट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, टोटल की भी मेजोरिटी है और 2/3 की मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि पार्लियामेंट है वो उसके ऊपर अमेंडमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या है वो स्टेट के नाम वगैरह चेंज कर सकती है, उनके नाम बता सकती है उन स्टेटों के नाम है इसमें आर्टिकल 168 में जिनमें क्या है 2 हाउसेज है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है 168 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। आगे बताया हुआ है कि जो पार्लियामेंट का एक्ट है वो ये ऐसा नहीं माना जाएगा, ये अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं किया जाएगी, सिंपली ऐसे रिजोल्यूशन से ही पास हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंडर इसको अमेंड नहीं किया जाएगा, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर से पास होगा, ठीक है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से। क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें तो स्पेशल मेजोरिटी आएगी, जो पार्लियामेंट है उसमें सिंपल मेजोरिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि जो कि किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें बता रखा है 6 स्टेट, या अभी ये 7 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर भी हो गए अभी, देखिए 7 स्टेट में कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और अभी आ गया जम्मू एंड कश्मीर, इनमें भी
सॉरी 6 स्टेट में ही है, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली आई है, सॉरी इसको एक बार करेक्ट कर लेना कि 6 स्टेट के अंदर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या पावर है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये हमारी बता रखी है, ये हमारी कोई रिवाइजिंग बॉडी नहीं है कि भाई ये रिवाइजिंग बॉडी नहीं है ये, ठीक है, रिवाइज नहीं होगी, एक बार ख़त्म होगी तो ये राज्यसभा की तरह, जैसे राज्यसभा परमानेंट होती है, परमानेंट बॉडी नहीं है, डायलिटरी चैम्बर है, मतलब इसको ख़त्म कर सकते हैं, बस एक सलाह देने के लिए चैम्बर ले रखा है, ये एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद फाइनल पावर है जो ऑर्डिनेंस पास करने की, वो असेंबली के पास है, और मोस्टली टाइम जो बस काउंसिल क्या कर सकती है, उसको डिटेन कर सकती है और डिले कर सकती है बिल को कुछ टाइम पीरियड के लिए, 4 महीने के लिए, फर्स्ट इंस्टेंस में 3 महीने और सेकंड इंस्टेंस में 1 महीने, मतलब टोटल 4 महीने तक उसको डिले कर सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि जब ऑर्डिनरी बिल पास होगा तो वो अगर वो काउंसिल में शुरू हुआ है तो असेंबली में पास होगा, ठीक है, अगर असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा बिल, ठीक है। उसके बाद बता रखा है काउंसिल का कोई इफेक्ट नहीं है कि भाई ये इसको रेटिफाई करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रेटिफाई करने के लिए काउंसिल का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ असेंबली अपना काम करेगी, बस असेंबली का कुछ कोई काउंसिल का बस उसको डिले कर सकती है और कोई काम नहीं, इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा इसको हटाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन में कहा है कि रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारी मिनिमम 10% स्ट्रेंथ है वो नहीं कर पाई है लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तभी चुना जाता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है कोई भी, वो 10% या उससे ज़्यादा सीट, मिनिमम 10% सीट रिजर्व होनी चाहिए, तो ही वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। अब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने 10% सीट रिजर्व की हो, तो इसलिए क्या है 10% टोटल स्ट्रेंथ का नहीं है, किसी ने भी ये ऑब्टेन नहीं किया, इसलिए कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, ठीक है। अभी देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, उसकी किसके अकॉर्डिंग, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अकॉर्डिंग। इसके ये डिफाइन करती है लीडर ऑफ अपोजिशन एज लीडर दैट, जो अपोजिशन पार्टी का हाउस में जो अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर अपोजिशन, उसका जो लीडर होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज है चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, वो उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको स्पीकर रिकॉग्नाइज करता है, और जो स्टेट की काउंसिल है वो भी रिकॉग्नाइज करता है, सब अपने अपने, मतलब चेयरमैन अपना राज्यसभा में करता है और स्पीकर अपना लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको स्पीकर की डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ती है, उसमें बता रखा है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्पीकर है वो ओब्लिग नहीं है कि भाई किसी भी मेंबर को बना देगा, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें से किसी को बना देगा। मिनिमम 1/10 होना चाहिए, मतलब 10% तो उनके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका रैंक है कैबिनेट मिनिस्टर वाला ही रैंक होता है मेंबर, और वही सारे उसको वही प्रोविज़न मिलते हैं, ठीक है। और इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कहाँ कहाँ काम होता है, इसका CVC को इम्प्रूव को बनाने में, अपॉइंट करने में, और CBI डायरेक्टर को लोकपाल, इसलिए लोकपाल भी नहीं है अभी इंडिया में, ठीक है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। अब प्राइवेट मेंबर बिल के लिए बता रखा है, अब प्राइवेट मेंबर बिल है वो लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर प्रपोज किया गया है, किसके लिए, सीक द रिमूवर द लिमिट ऑफ द एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंडिचर है स्टेट फंडिंग एंड प्रपोज द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। इसमें कहा है कि जो खर्चा करने कैंडिडेट के इलेक्शन में जो खर्चा करने की लिमिट है उसको हटा दिया जाए और स्टेट फंडिंग की जाए, कि स्टेट अपने आप फंड दे कितना खर्चा करना है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल जो मिनिस्टर पास नहीं करते वो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई पास कर सकता है पर वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये पहले 1 महीने का इसमें प्रायर नोटिस दिया जाता है, तब ये पास किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट बिल है वो हर दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट ये सिर्फ फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट टाइम जो प्राइवेट मेंबर बिल था जो पास हुआ था दोनों हाउस से, वो 1970 में हुआ था, क्योंकि मोस्टली अपोजिशन के होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, इसलिए उनको पास नहीं होने देते वो। अब इसमें बता रखा है कि कौन सा बिल था वो जो 1970 पास हुआ था प्राइवेट बिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्रिमिनल एपलेट जुडिक्शन का बिल था, इनलार्ज करने का, उसको एपलेट जुडिक्शन को इनलार्ज करने का वो बिल था, वो पास हुआ था, ठीक है। अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल है, जिनमें 5 है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं,
और कानून भी बन चुके हैं। जो 14 बिल है जिनमें से 14 प्राइवेट मेंबर बिल थे, जिनमें से 5 है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनमें से और लॉ भी बन चुके हैं। उसके बाद बता रखा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो ला सकते हैं, बट ये मनी बिल को नहीं ला सकते, क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा का काम है और इसको प्राइवेट मेंबर भी नहीं ला सकते, इसको सिर्फ मिनिस्टर ही लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बता रखी है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या कैप लगी हुई है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक्सपेंडिचर 70 लाख का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। कैंडिडेट 70 लाख का 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है लोकसभा इलेक्शन के अंदर, ठीक है। और ये बता रखे है सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि अपना बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए, जिसमें क्या है सारी पेमेंट है वो चेक के फॉर्म में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताएगा अगर इनकरेक्ट अकाउंट और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो कैंपेनिंग है उसके ऊपर, कैंपेनिंग का जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है कि कैंपेनिंग करने में कितना पैसा खर्च कर सकते हो, उसमें कोई सीलिंग नहीं है, दोनों में किसी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए आगे बता रखा है लैप्सिंग ऑफ बिल। लैप्स बिल कब लैप्स होते हैं, अब रिसेंटली बता रखा है वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि उसको रीथिंक करने के लिए उस प्रोविजन को कि भाई ऑटोमेटिक लैप्सिंग ऑफ द बिल लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ लोकसभा। ये कहा है कि भाई अभी कि बिल अपने आप लैप्स हो जाते हैं, उससे क्या है बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए क्या है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 107 है वो पासिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ बिल से रिलेटेड है। इसमें बता रखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ, अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो किस किस केस में बिल है वो लैप्स हो जाएगा। देखियो अगर लोकसभा का हाथ लग जाता है और प्रेसिडेंट का हाथ लग जाता है तो बिल, लोकसभा का हाथ लग जाता है तो बिल पक्का लैप्स होगा, और प्रेसिडेंट का लग जाता है तो नहीं होगा। अब देखो बिल अगर लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है और लोकसभा में पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बिल ओरिजिनेट और पास हुआ है राज्यसभा में बट पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है, तो भी लैप्स होगा। बिल ओरिजिनेट हुआ है और पास हुआ है लोकसभा में बट राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी पास नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। और बिल ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा में, रिटर्न टू द हाउस बाय लोकसभा, और वापस उसको रिटर्न कर दिया लोकसभा में तो भी ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ। उसके बाद बता रखा कब लैप्स नहीं होगा, अगर बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट नॉट पास बाय द लोकसभा डजंट लैप्स। अगर राज्यसभा में ही पेंडिंग है तो कैसे लैप्स होगा। प्रेसिडेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया है, जॉइंट सिटिंग के लिए बता दिया है तो डिसोल्यूशन, लोकसभा की डिसोल्यूशन से पहले, तो भाई लैप्स नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों हाउस से बिल पास हो गया है, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए पेंडिंग है तो भी लैप्स नहीं होगा, और दोनों हाउस से पास हो गया बट प्रेसिडेंट ने रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया तो भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बता रखा है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ने कहा है कि एक पिटीशन रिजेक्ट की है। पिटीशन क्या डिमांड की है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दिल्ली एमएलए फॉर इलीगली होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया उस पिटीशन को जिसमें ये डिमांड किया गया था कि डिस्क्वालीफाई करना है दिल्ली एमएलए को जिन्होंने क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड किया हुआ है, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अभी आर्टिकल जो 102 है और 191 है वो मेंशन करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये हमारा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी डिफाइन नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रद्युत बारडोली वर्ष सपन रॉय है केस में, उसमें ये बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन आउटलाइन किए थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए। ये देखिए इसमें बता रखा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन से होंगे, कि वेदर गवर्नमेंट मेक द अपॉइंटमेंट, की भी ये चेक करने की क्या गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर रही है तो होगा, ठीक है। और या गवर्नमेंट को राइट है उसको रिमूव और डिसमिस करने का, या गवर्नमेंट पे कर रही है उसके लिए रिम्यूनेशन, पैसे उसके लिए गवर्नमेंट दे रही है। और यह बता रखा है कि जो फंक्शन ऑफ होल्डर और परफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करे वो फंक्शन वो है, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि उसकी गवर्नमेंट उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रही है, उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रही है तो भी वो सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे। उसके बाद जया बच्चन वर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ऑफिस विच इज़ कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए प्रॉफिट ऑफ पेक्यूनरी गेन्स, मतलब अगर वो कोई भी प्रॉफिट को हेल्ड करें, चाहे हम उससे सैलरी भी नहीं ले रहे हो पर वो पेक्यूनरी हमें गेन दे रहा है तो वो हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये बता रखा है कि चाहे हम एक्चुअली में पैसे उससे ले भी ना रहे हो तो भी वो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट कमेटी रिकन्स्टिट्यूटेड, जो कैबिनेट कमेटी है वो रिकन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें बता रखा है न्यूज़ में क्यों थी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 8 कैबिनेट कमेटी है वो रिकन्स्टिट्यूट की है और 2 नई कमेटी रिकन्स्टिट्यूट की। अभी एक बार हल्का हल्का याद देख लीजिए। अब कैबिनेट कमेटी क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसैक्शन और बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग सेटअप की जाती है। इनको सेटअप कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी का हेड भी यही होता है, प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं। उसके बाद जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका नंबर नोमेनक्लेचर उसी के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ये वेरी करते रहता है। उसमें 2 टाइप की होती है, स्टैंडिंग होती है, अडोक होती है। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट, अडोक मतलब टेम्प्रेरी। फंक्शन क्या क्या होती है कि ये रिड्यूस कर जो नेक्स्ट वर्कलोड है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो कैबिनेट के ऊपर वर्कलोड हो जाता है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। ये इन डेप्थ एग्जामिनेशन करती है किसी पॉलिसी का और उसके साथ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट होती है वो अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकती है, ठीक है। उसके कंपोजिशन में क्या क्या बता सकते हैं, इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट कमेटी है तो ओनली कैबिनेट यूजुअली होते हैं, सॉरी ओनली नहीं यूजुअली होते हैं, और भी मिनिस्टर हो सकते हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, डिबार्ड नहीं है उनकी मेंबरशिप के लिए, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। उसके बता रखे हैं इसमें मोस्टली क्या होते हैं, वही मिनिस्टर होते हैं जो चार्ज के होते हैं, किसी चीज़ के इंचार्ज होते हैं, या फिर सीनियर मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 से लेकर 8 मेंबर तक हो सकती है। अब हेड बता रखा है मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मोस्टली हेड करता है, बट कुछ कमेटी होती है वो जो उनमें कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी हेड हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जिसका मेंबर है जिस कमेटी का, उसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होगा पक्का, ठीक है, वही प्रिसाइड करेंगे उसको। आगे क्या है और न्यूज़ में क्या था, तो कमेटी कौन कौन सी रिकन्स्टिट्यूट की है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी क्या करती है, जो हाई लेवल की अपॉइंटमेंट है, हाई लेवल की, जिससे सेंट्रल सेक्रेटरीट की, पब्लिक एंटरप्राइजेज बैंक की, 3 सर्विस चीफ की, इन सब की बता रखी है। इनके ट्रांसफ़र की, ऑफिसर के सर्विंग जो सेंट्रल डेपुटेशन पे है, उन सब के लिए सारा काम अपॉइंटमेंट कमेटी करती है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर की बताया जो इकोनॉमिक ट्रेंड, प्रॉब्लम, उनके प्रोस्पेक्ट, उन सब के बारे में चेक करती है। इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में चेक करती है। प्राइस को फिक्स करना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एसेंशियल कम्युनिटीज़ के प्राइस को, पीडीएस सिस्टम के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए लाइसेंसिंग वगैरह देना है। उसके बाद ये बता रखी है उन पर 1000 करोड़ खर्च करने की बात कही है। उसके बाद बता रही है कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर की, जो पार्लियामेंट के अफेयर करती है, मतलब ये चेक करती है पार्लियामेंट अफेयर को, उसके सेशन कब होंगे उसको मॉनिटर करना, उसकी प्रोग्रेस को, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, हाउस का बिजनेस कैसे चल रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर का बताती है कि ये पॉलिसी मैटर को सारे को देखती है, फॉरेन अफेयर को देखती है, डोमेस्टिक अफेयर को भी देखती है। उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी और उसकी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर से, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिसी मैटर और फॉरेन अफेयर, इन सब से इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से डील करती है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि कैपिटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है 1000 करोड़ का, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी अकोमोडेशन की है, ये बताती है कि रिगार्ड टू अलॉटमेंट अकोमोडेशन के लिए, उनके जो एमपी वगैरह अकोमोडेशन के लिए उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनसे डील करती है, ठीक है। अब बता रखे 2 नई कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है कि 2 नई कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। 2 नई कमेटी कंस्टिट्यूट कौन कौन सी की है, एक तो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड है, जो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को देखेगी। कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की, जो इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ को देखेगी, ये वो उन प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है। इसमें 1000 करोड़ उस पर रुपये दिए गए हैं। उसमें क्रिटिकल प्रोजेक्ट है उनके बारे में देखेगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उसको मॉनिटर करेगी, प्रोग्रेस करेगी। दूसरी एक तो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को देखेगी, ठीक है, ये नई कमेटी बनाई। दूसरी है एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इन 2 चीज़ों की प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ नहीं हो रही इकोनॉमी में। दूसरा एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट वाली ये डायरेक्शन देगी, पॉलिसी बनाएगी, प्रोग्राम, स्कीम, इनिशिएटिव करेगी, स्किल डेवलपमेंट करेगी। इसका एम क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करना, वर्कफोर्स को इंक्रीज़ करना। तो प्राइम मिनिस्टर इन चारों इज ए पार्ट ऑफ 6 पैनल के पार्ट है, ठीक है, 8 कमेटी जिसमें 6 पैनल के पार्ट है। कौन कौन सी कमेटी छोड़कर, अकोमोडेशन को और पार्लियामेंट्री अफेयर को छोड़कर, क्योंकि घर तो पार्लियामेंट वही दोनों पीएम थोड़ी दिलाएंगे, और पार्लियामेंट अफेयर इन दोनों छोड़कर बाकी सबके हेड है वो हमारे पीएम है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के लिए इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।